तो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, क्लास 10th हिंदी व्याकरण का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको दिख रहा है कि भाई क्या है, समास। तो आज की इस क्लास में हम लोग इस समास टॉपिक को पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या भाई कौन कौन से हमें समास पढ़ने हैं। ठीक है, आप सभी की भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैम कब ये क्लास होगी कि जिसमें हम लोग करेंगे। और एक चीज़ आप लोग को मैं बता दूं बच्चों कि हम लोग इस क्लास में क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं। ओके, पूरे टॉप 30 क्वेश्चंस भी करेंगे, आप करेंगे, आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। लेकिन उसके पहले हम एक नजर डाल लेते हैं कि आज की ये शाम को 7 बजे जो क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है, इसमें कितने बच्चे हमारी इस क्लास में आ चुके हैं। ठीक है, तो फटाफट मैं एक बार देख लेती हूँ कि भाई आज की इस क्लास में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिख रही है आप सभी को। तो एक बार फटाफट इस क्लास को शेयर कर दीजिए बच्चों। ठीक है, शेयर करेंगे तो बच्चों को भी सही समय पे पता चलेगा कि भाई हाँ, शाम के 7 बज गए हैं, हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है बच्चों। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम लोग आज की इस क्लास में, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, समास। कौन कौन से समास करना है करेंगे आज की इस क्लास में, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो फटाफट जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। सभी बच्चे बोल रहे हैं हाँ। और आज ना एक काम भी करेंगे बच्चों, पता है क्या, कि जब हम लोग ना कॉन्सेप्ट को समझने के बाद क्वेश्चंस को करेंगे, तो मैं आज सारे बच्चों के मतलब जो जैसे कल सर की क्लास में कर रहे थे ना, बच्चों के नाम ले रहे थे कि हाँ कौन सा बच्चा पहले आंसर कर रहा है, तो आज हम लोग भी अपनी क्लास में ऐसे ही करेंगे भाई। ठीक है, मैं देखूंगी कि भाई कौन सा बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। तो आप सभी भी इस टॉपिक को पूरा क्लियर कीजिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित जब भी आपकी परीक्षा में प्रश्न आए तो फटाफट आप उनके आंसर्स कर पाए। ओके, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई समास होता क्या है। थोड़ी ही देर में हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे बच्चों। जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी तो आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो फटाफट हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, देन अपने क्वेश्चंस पर आएंगे। तो वेट करिएगा आप सभी कि कब हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे। ओके, तो फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, देखिए सबसे पहले आप सभी के सामने है कि भाई समास होता क्या है। नॉर्मल भाषा में तो सभी को पता है कि मैम समास क्या होता है, कि दो या दो से अधिक मतलब काफी बड़ी उसमें नंबर में जो शब्द लिखे हुए होते हैं उनको छोटा कर देते हैं, एक शब्द बना देते हैं, वही समास कहलाता है। ठीक है, यानी कि हम अगर साधारण शब्दों में बोले बच्चों, क्या होता है, छोटा करना। दो या दो से अधिक लिखे हुए शब्दों को क्या कर देना, एक बना देना, है ना। तो क्या बोलेंगे अपने शब्दों में, क्या बोलेंगे, देखिए नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, आप हमारे साथ साथ में नोट करते चलेंगे ना, तो जब फिर रिवीजन आप करेंगे तो आपके पास पूरा कंटेंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है बच्चों, आप पहली बार पढ़ रहे हैं या जो भी बार पढ़ रहे हैं मतलब, लेकिन आपको नोट करना है। ओके, तो समास का अर्थ क्या होता है बच्चों, संक्षिप्त करना। जिसे संक्षिप्त करना मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि मैम संक्षिप्त करना मतलब उसको छोटा बना देना। ठीक है, क्या कर देना, संक्षिप्त करना मतलब इसको छोटा करना। ऐसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं बगल में। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सभी को हमेशा ध्यान में रहेगा कि समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त करना यानी उसको छोटा कर देना। कभी नहीं भूलेंगे कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया जाए तब उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ये आपके समझने के लिए परिभाषा है। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आगे देखते हैं, मतलब आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ, और काफी अच्छा अभी बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है लगातार। तो एक बार ना आप लोग ऐसे फटाफट जैसे शेयर किया है, ताकि सही समय पे सारे बच्चे भाई आज की क्लास में आ जाने चाहिए। अच्छा, जैसे छोटा करने की हम लोगों ने बात की, तो मैम छोटा कर देना, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा शब्द है जो बड़ा सा लिखा है, उसको हम लोग छोटा कर दें। जैसे हमने आपसे कहा कि बच्चों आप सब्जी खाए हैं, सब्जी में काली मिर्च भी डाली जाती है, तो मैंने ऐसे लंबा उसको बोला कि काली है जो मिर्च। तो
तो अगर इतना लंबा ना बोल करके, यानी कि यहाँ पर तो शब्द मैम कई सारे हैं, काली है जो मिर्च, तो इसको अगर हम लोग ना इसको छोटा बना दे, क्या बना दे, इसको शॉर्ट में लिख दे काली मिर्च, तब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर 2 से अधिक शब्द थे, उनको छोटा करके एक शब्द बना दिया, यही समास कहलाता है। समझ में आया? तो बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। अब अगर आपके मन में डर हो कि भाई मैम मुझे नहीं समझ में आता है, बिल्कुल डर को निकाल दीजिए, पूरी क्लास को देखिए, अंत में क्वेश्चंस करेंगे, उनको जब आप अटेम्प्ट करेंगे आपको मजा आएगा, आपको समझ में आएगा। ओके, देखिए तो समझ में आया, काली है जो मिर्च, उसको छोटा बना दिया काली मिर्च। इसी तरीके से एक उदाहरण हम लोग देखेंगे, क्या है, 5 तंत्रों का समाहार। तो इतना लंबा ना बोल करके अगर हम लोग एक छोटे शब्द में बोल दे कि पंचतंत्र, छोटा बना दिया, यही समास कहलाता है ना, छोटा कर दिया कि 5 तंत्रों का समाहार। वैसे ही था काली है जो मिर्च, यानी कि काली मिर्च। एक और उदाहरण जैसे हम लोग देखेंगे आगे, आगे क्या है बच्चों, एक अन्य उदाहरण है, नीला है जो अंबर, इसको छोटा करके बोल देंगे, क्या बोलेंगे, नीलांबर। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है आप सभी को। फिर है कि चंद्रमा के समान मुख, तो क्या बोलेंगे छोटा करके, चंद्रमुख, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक और उदाहरण देखते हैं, इसी तरीके से आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसे होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या होगा कि हमें समझ में भी आएगा। ये काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग, हाँ इतनी बात क्लियर ना। पहले हम लोगों ने क्या देखा भाई कि समास क्या होता है, फिर उसके बाद मैम देखा कि इसके उदाहरण भी देख लिया, समझ में आ गया। लेकिन जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि मैम पंचतंत्र, नीलांबर, चंद्रमुख, है ना। एक और उदाहरण आया था जैसे पिता और पुत्र, तो क्या हो जाएगा, छोटा कर दिया पिता पुत्र, या काली मिर्च। मैम ये कौन से वो होते हैं, क्या बोलते हैं, समास। तो इस तरीके से प्रश्न भी तो आता है आपकी परीक्षा में, वो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उदाहरण भी देखेंगे और भी, मतलब तो इसमें क्या है कि आपको पता होने चाहिए बच्चों कि हम लोगों ने समास देख लिया, फिर उसके उदाहरण देखे। अब आपको पता होना चाहिए कि मैम समास के भेद कितने होते हैं। क्या एक बार कमेंट में आप हमें लिख करके बताएंगे कि मैम समास के कितने भेद होते हैं, मैं देख रही हूँ, ठीक है। फिर हम लोग आगे बात करेंगे। यस, अभी क्या है कि ये जो बच्चे अभी से क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अभी सारे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको आंसर भी करना है, मजा आएगी। एक बार बताइए लिख करके, वेरी गुड। कुछ बच्चों के नाम भी आने लगे हैं, योगेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, है ना, अमन मौर्य, मैंने बोला था ना कि आज नाम लूंगी भाई, प्रिंस सैनी। ये बच्चे तुरंत लिख करके बता रहे हैं कि मैम समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि समास के कितने भेद होते हैं, आप क्या बोलेंगे, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला कौन सा होता है भाई, द्विगु समास। क्या होता है, द्विगु समास। दूसरा क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। फटाफट हम लोग एक बार नाम देख लेते हैं बच्चों। फिर क्या है, बहुव्रीहि समास, है ना। एंड उसके बाद है 4th नंबर क्या है, द्वंद्व समास। 5th नंबर क्या होगा बच्चों, अव्ययी भाव समास। एंड 6th नंबर होगा तत्पुरुष समास। कितने होते हैं, कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ध्यान में रखेंगे कौन कौन से होते हैं, द्विगु समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। जो भी बच्चे 6 आंसर लिख रहे थे, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि मैम हमारे सिलेबस में कौन कौन से समास हैं, कौन कौन से हमें पढ़ने हैं आज की इस क्लास में। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि हम लोग क्या क्या करेंगे, द्विगु समास को कवर करेंगे इसी क्लास में, है ना, उदाहरण भी देखेंगे। फिर हम लोग कर्मधारय समास को भी करेंगे बच्चों, ठीक है। और फिर हमें हमारे सिलेबस में बहुव्रीहि समास भी पढ़ना है, एंड उसके बाद द्वंद्व समास को भी पढ़ना है। एंड इन चारों को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे इस क्लास में। पहले देखेंगे कि भाई ये क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्नों को करेंगे। तो पहले एक बार ध्यान से समझिएगा, आपने नहीं पढ़ा है मेरे साथ में समझिएगा पूरी क्लास में, फिर हम लोग प्रश्नों को करेंगे तो मजा आएगा। ओके, चलिए। अच्छा, एक चीज और बच्चों, एक चीज और ईमानदारी के साथ में मैं आप सभी के साथ में कहना चाहूंगी कि जिन बच्चों ने अभी इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट आप एक बार लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके,
चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से देखते हैं कि भाई समास के भेद तो मैम हम लोगों ने देख लिया। अब समास में क्या है कि पहला हम लोग क्या देखेंगे, जो देखा था कि कर्मधारय समास। बड़ा ही सिंपल है बच्चों, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। सुनिएगा एक बार ध्यान से कि मैम कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास ये होता है बच्चों कि इसमें पूर्व पद क्या होता है, विशेषण। अभी उदाहरण में मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है। पूर्व पद क्या होता है, विशेषण, और उत्तर पद क्या होता है, विशेष्य रहता है। ओके, तो इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य रहता है। आप कॉपी में नोट करेंगे, आप ध्यान से समझिए, ठीक है, ध्यान से समझिए जब हम लोग उदाहरण देखेंगे। अच्छा, विशेषण क्या होता है बच्चों, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ओके, और अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैम विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है बच्चों, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है क्या, विशेष्य, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब जैसे मैंने कहा कि रिया, एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, अच्छी लड़की है, जैसे मैंने ये बोला बच्चों, ठीक है, रिया अच्छी लड़की है। तो आपने बताया कि मैम रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वो अच्छी है, यानी रिया क्या हो गया, विशेष्य हो गया। समझ रहे हैं, कभी नहीं भूलेंगे आप सभी। रिया क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वो अच्छी है, तो अच्छी क्या हो जाएगा मैम, विशेषण हो जाएगा। ओके, ये विशेषण हो जाएगा। तो ऐसे में आपको ध्यान में रहेगा कि मैम इसमें दो पद मिलेंगे हमें, एक पूर्व पद होगा, दूसरा उत्तर पद होगा। जो पहला पद होगा वो विशेषण होगा और उत्तर पद क्या होगा, विशेष्य होगा, यानी जिसकी विशेषता बताई जाएगी। आगे बढ़े, उदाहरण देखते हैं, देखिएगा। जैसे मैंने बोला बच्चों, ये मैं इरेज कर देती हूँ। ओके, चलिए, जैसे मैंने बोला कि काली मिर्च, अभी देखा था ना, यानी कि देखिए काली क्या हो गया मैम, पूर्व पद, मिर्च क्या हो गया, उत्तर पद। तो ये उत्तर पद हमारा हो गया विशेष्य, और विशेष्य की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है, काली है, इसीलिए ये कर्मधारय समास हो जाएगा। यानी इसको जब हम लोग ऐसे इसमें देखेंगे कि क्या हो जाएगा, काली है जो मिर्च। लेकिन ये हमें नहीं समझना है, हमें क्या मैटर करता है, क्या देखना है कि मैम मिर्च है उत्तर पद, और उत्तर पद की विशेषता बताई जा रही है कि वो काली है, यानी विशेषता बताई जा रही है। तो हमें हमेशा ध्यान में रहेगा कि उत्तर पद में जब विशेषता बताई जाए उसकी, तो वहां क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। वेरी गुड, है ना। अभी एक बार बस कान खोल के आपको ध्यान से, इत्मीनान से, मन लगा के सुनना है ना। अब क्या है, नील कमल। अब नील कमल की बात करते हैं बच्चों, तो क्या होगा, एक तो हो गया मैम पूर्व पद नील यानी नीला, दूसरा हो गया कमल यानी नीला है जो कमल, है ना। तो यहां पर इसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, नीला है, कर्मधारय समास। समझ गए। फिर उसके बाद है चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, है ना। तो चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, यानी कैसी विशेषता बताई जा रही है कि उसका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान। ओके, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर क्या है, मृग नयनी, है ना। तो क्या हो जाएगा, मृग के समान नेत्र वाली। मृग का मतलब जानते हैं ना क्या होता है, हिरन। विशेषता बताई जा रही है। तो मैम बड़ा ही सिंपल है, इसमें हमें ध्यान में रखना है, दो पद होंगे, पहला विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा, तुरंत समझ जाएंगे, यानी विशेषता बताई जाएगी इसमें। ओके सर, फैन ऑफ कर दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा माहौल ठंडा हो चुका है। अब कर्मधारय तो समझ लिया, नेक्स्ट क्या देखना है हमें, द्वंद्व समास। क्या देखना है बच्चों, द्वंद्व समास देखना है, ठीक है। कर्मधारय में कोई दिक्कत नहीं है। अब द्वंद्व में देखिए कितना सिंपल होगा, कितना सिंपल होगा। कैसे, क्या होगा कि मैम इनमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि आपने देखा ना कि मैम एक पद मिलता है, दूसरा पद मिलता है, यानी ये पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच में संयोजक का लोप होता है। संयोजक जैसे आपको पता है क्या मिलेगा बच्चों, जानते हैं संयोजक में क्या मिलेगा, या तो आपको और का लोप मिलेगा या फिर बच्चों तथा मिलेगा। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इन संयोजक का क्या रहेगा,
लोप रहेगा, यानी कि हमें छिपे हुए नजर आएंगे, ऐसे समझिए। ओके, तो इतनी बात समझ में आई। जैसे उदाहरण में अभी देखेंगे तो समझ में आएगा। आपने देखा कि मैम लिखा हुआ है माता और पिता, तो जब इसको इस तरीके से लिखेंगे माता पिता, तो इसमें क्या है, संयोजक का लोप है। और जैसे आपने देखा कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो अगर मैं बात करूं कि एक पद भी प्रधान है, दूसरा पद भी प्रधान है, यानी माता पिता दोनों पद क्या है, प्रधान है, और इनके बीच में संयोजक का लोप है, यानी कि और आ रहा है। मान लीजिए ना लिखा होता तो कैसे होता, माता और पिता ऐसे करके, ठीक है। तो योजक चिन्ह ये जो लगा हुआ दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे कि और या फिर तथा होगा। ओके, और फिर क्या है, पाप पुण्य, तो कैसे बोलेंगे, पाप और पुण्य, समझ रहे हैं। सुख दुख, तो क्या हो जाएगा, सुख और दुख। अपना पराया, तो क्या हो जाएगा, अपना और पराया। ओके, अच्छा एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि मैम जब भी हमें द्वंद्व समास मिलेगा ना, परीक्षा में हम कौन सी ट्रिक अपनाएंगे कि हमें हमेशा ध्यान में रहेगा। हमेशा ध्यान में रखने के लिए आपको एक तो योजक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा, योजक चिन्ह मिलेगा। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि मैम एक तो हमें योजक चिन्ह मिलेगा, प्लस उसके साथ में खास तौर पर हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि मैम इसमें विलोम शब्द होगा। क्या होगा बच्चों, विलोम शब्द। अब देखिए कि आपको विलोम शब्द मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखिए जरा एक बार, माता पिता पाप पुण्य, विलोम शब्द मिल रहा ना, योजक के साथ साथ में सुख दुख, अपना पराया। लेकिन कभी कभी ऐसे मिल जाता है बच्चों, मान लीजिए लिखा है रात रात, योजक चिन्ह तो लगा है लेकिन मैम विलोम शब्द नहीं है, इसलिए हम लोग तुरंत कहेंगे कि ये द्वंद्व समास नहीं है। तो द्वंद्व में हमें क्या ध्यान में रखना है, दोनों पद प्रधान होते हैं, संयोजक और तथा का लोप होता है, और हमें हमेशा योजक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। मोस्टली अधिकतर ऐसा होता है कि योजक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा, और सबसे ज्यादा खास तौर पे क्या ध्यान में रखना है कि विलोम शब्द होगा। समझ में आई बच्चों बात, है ना, बिल्कुल अच्छे से, हाँ ओके। चलिए अब आगे देखते हैं, है ना। तो मैम फर्स्ट वाला कर्मधारय क्लियर, द्वंद्व भी क्लियर, अभी क्लियर करते चलेंगे तो अभी इन्हीं से हमें प्रश्न मिलेंगे, तब समझ में आएगा। ओके चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि थर्ड में क्या होगा। ये तो बड़ा ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कैसे क्या होता है कि मैम इसमें भी ऐसे दो पद हमें मिलेंगे, पूर्व पद उत्तर पद। तो इसमें क्या होगा कि पूर्व पद संख्यावाचक होगा विशेषण, मतलब इसमें संख्या बताई जाएगी, और उत्तर पद जो होगा यानी जो दूसरा पद होगा उससे संख्या का विशेष्य होता है, यानी कि वो संख्या का विशेष्य होता है, उसकी संख्या बताई जाती है कि भाई कितनी संख्या में है, ऐसे करके समझेंगे ना। तो बड़ा ही सिंपल है, बस इतना ध्यान में रखना है कि मैम इसमें हमें संख्या का पता चलता है और कोई तीसरा पद प्रधान नहीं होता, वो तो अभी आगे हम लोग देखेंगे। ओके चलिए उदाहरण में जैसे हम लोगों ने देखा नवरत्न, क्या बोलेंगे, नवरत्नों का समूह। ओके फिर उसके बाद आपने देखा कि मैम लिखा हुआ है त्रिभुज, है ना, तो क्या हो जाएगा, तीन भुजाओं का समूह, यानी संख्या पता चल रही है इसमें, नवरत्नों का समूह, इसमें तीन भुजाओं का समूह, संख्या पता चल रही ना। पहले ही पद में देखिए त्रि नव, फिर है नवरात्र यानी नव, संख्या का पता चल रहा है, नवरातों का समाहार। ओके फिर उसके बाद है चतुर्मास, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 महीनों का समूह, है ना। तो यहां पर भी मैम संख्या पता चल रही है, तो जिसमें पूर्व पद में हमें संख्यावाचक विशेषण मिलता है यानी संख्या का पता चलता है, वो क्या होता है, द्विगु समास होता है, कभी नहीं भूलेंगे। ओके कर्मधारय में विशेषता पता चलती है, द्वंद्व में हमें विलोम शब्द मिलता है, योजक चिन्ह भी लगा हुआ मिलता है, द्विगु में हमें पहले पद में संख्या पता चलती है। तो ऐसे करके हम लोग रिमाइंड करेंगे, समझ में आ रहा है ना बच्चों। हाँ उसके बाद हमें क्या करना है कि एक और बच्चा है, उसके पहले देख लो कि जितने बच्चे इस क्लास में आए हैं वो धैर्य बनाए हुए रखे हैं कि हाँ बिल्कुल अच्छा लग रहा है देख करके कि उन्होंने धैर्य बना रखा है कि अभी हम लोग एक बार समझने के बाद प्रश्नों को करेंगे, और प्रश्न करने में तो मजा आता ही है ना, बिल्कुल आता है, समझ सकते हैं। चलिए
तो मैम 3 अभी हम लोगों ने देख लिया है ना, 3 देख लिए। अब चलते हैं चौथा देख लेते हैं, वो भी कौन सा है। वो उसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं इसके बाद बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लास्ट वाला फटाफट देख लेते हैं कि कौन सा हमें देखना है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास को देखेंगे। अभी इसके साथ में उदाहरण भी आ गए, कोई बात नहीं। बहुव्रीहि समास में देखेंगे कि इस समास में आए हुए दोनों पदों को छोड़कर, मैम अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि 2 पद मिल रहे थे, एक पूर्व पद दूसरा उत्तर पद। ध्यान दीजिएगा इस समास में, ठीक है। तो इसमें लेकिन बताया जा रहा है कि इस समास में आए दोनों पदों को छोड़कर किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, यानी इन दोनों को छोड़कर के कोई तीसरा प्रधान हो जाता है। कैसे, अभी देखते हैं उदाहरण में, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि दशानन, है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों कि एक तो हो गया 10 और दूसरा हो गया आनन। तो आनन का मैं अर्थ आपको बता दूं कि आनन का मतलब क्या होता है, मुख, है ना। तो 10 हैं जिसके, यानी 10 मुख हैं जिसके, अर्थात तीसरा पद कौन सा प्रधान निकल रहा है, यानी एक तो मैम पहला पद हो गया 10, दूसरा पद हो गया मुख यानी कि आनन, लेकिन तीसरा पद प्रधान हुआ जा रहा है कि 10 मुख किसके हैं बच्चों, रावण के। समझ में आया, है ना, पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए ध्यान दीजिएगा। फिर एक उदाहरण में बोला नीलकंठ, क्या बोलेंगे, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिवजी। तो मैम पहला पद तो आया नील यानी नीला, और उत्तर पद क्या हो गया, यानी दूसरा पद हो गया कंठ। तो इन दोनों को छोड़ करके तीसरा प्रधान हुआ जा रहा है कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिवजी, महादेव की बात हो रही है ना, यहाँ पर भोलेनाथ की बात हो रही है। तो ऐसे आपको ध्यान में रहेगा। ओके, नेक्स्ट है, आपने देखा कि मैम लंबोदर, है ना, लंबोदर में क्या है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, यानी एक हो गया लंबा पूर्व पद, उत्तर पद क्या हो गया, उदर यानी कि पेट। तो पेट किसका बड़ा है, यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी की बात हो रही है। तो मैम यहाँ पर हमारा तीसरा पद प्रधान हो रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये बहुव्रीहि समास है। ओके, एंड उसके बाद है, बस इसी में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर जब आगे प्रश्न मिलेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा सही कर पाएंगे। देखिए गिरधर, है ना, गिरधर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गिरधर यानी गिरी। गिरी का अर्थ क्या होता है बच्चों, क्या होता है, पर्वत या फिर पहाड़। तो पर्वत को धारण करने वाले या गिरी को धारण करने वाले, अर्थात किसने पर्वत को धारण किया था, गोवर्धन पर्वत को, है ना, अपने हाथों में एक उंगली पर ही उन्होंने क्या कर लिया था, धारण कर लिया था। ऐसा तो हम लोगों ने पद्यांश में भी पढ़ा था अपने, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था कि इसका अर्थ भी देखा था, है ना। तो ऐसे आपको ध्यान में रहेगा कि भाई मैम पहला पद और दूसरा पद, इन दोनों को छोड़ करके तीसरा पद प्रधान होता है, तो वहां क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है मैम, पानी दे दीजिएगा थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, कम उस पे लगा हुआ है क्या सर। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई ना आप सभी को, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए बच्चों, ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप, है ना, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप, कि ताकि इसके बाद आपको कोई भी किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। कि मैम अभी हम लोगों ने देखा कि जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है ना, वो तो हमारा द्विगु समास होता है, लेकिन यहाँ पर दशानन भी तो आया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दशानन आया है, और मैम दशानन में तो संख्या 10 का पता चल रहा है, तो इसमें द्विगु समास क्यों नहीं है। जो बच्चे ध्यान दे रहे होंगे उनकी ये कंफ्यूजन दूर होगी। ठीक है, जैसे आपने देखा कि दशानन में मैम संख्या का पता चल रहा है 10, लेकिन बच्चों यहाँ पर यह भी तो है कि हमारा 2 पदों को छोड़ करके तीसरा पद प्रधान हो रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पहले पद में संख्या का तो पता चले,
लेकिन अगर हमारा तीसरा पद प्रधान हो तो हमेशा वो बहुव्रीहि समास होगा, और अगर तीसरा पद प्रधान ना हो तो द्विगु समास होगा। सिंपल, ध्यान में रहेगा। ओके बच्चों, है ना। दशानन में जैसे, हाँ बिल्कुल सारे बच्चे, और कोई बच्चा लिख रहा है, हाँ ये शुक्ला करके कोई है, देवी देवताओं के नाम भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे मैंने लिखा बच्चों त्रिलोचन, है ना। बस इसमें आप ध्यान दीजिएगा, फिर हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, बच्चों। जैसे मैंने लिखा कि त्रिलोचन, अब त्रिलोचन में आपने संख्या देख लिया तो बहुत से बच्चे जल्दबाजी में कर देंगे द्विगु समास, लेकिन वहां आप गलती कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने त्रि से देखा कि मैम 3 संख्या का पता चल रहा है, तुरंत लगा देंगे द्विगु समास, लेकिन ध्यान नहीं देंगे कि संख्या का तो पता चल रहा है, लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव जी की बात हो रही है। लोचन का अर्थ क्या होता है? नेत्र, आंख, है ना। तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, यानी कि 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव जी की बात हो रही है। तो तीसरा पद प्रधान हो रहा है, तो इस कारण क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। तो ध्यान में रखेंगे ना। ओके, संख्या का तो पता चले, लेकिन अगर तीसरा पद प्रधान हो रहा है तो बहुव्रीहि समास होगा। और अगर संख्या, हमारा पूर्व पद संख्यावाची है लेकिन कोई तीसरा पद प्रधान नहीं हो रहा है तो द्विगु समास होगा। ओके, चलिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी अब हमारे इस क्लास के बच्चों में, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो चारों हम लोगों ने समझ लिया, एक बार रिवाइज कर ले। कर्मधारय में मैम विशेषता बताई जाती है, विशेषता मिलेगी, पहले पद में विशेषण होगा। ओके, फिर हम लोगों ने देखा द्वंद्व समास, जिसमें अधिकतर हमें योजक चिन्ह मिलेगा, योजक के साथ साथ में ध्यान में रखना है कि विलोम शब्द मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद तीसरा हम लोगों ने पढ़ा द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है लेकिन कोई तीसरा पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि में क्या देखा? पहला पद संख्यावाची भी मिल सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण होता है कि इसमें पूर्व और उत्तर पद को छोड़ करके तीसरा पद, यानी पहला और दूसरा पद छोड़ करके तीसरा पद प्रधान होता है, वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, तो बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है, और सेट इन चारों को करने के बाद अब हम लोग इनसे संबंधित करने वाले हैं प्रश्नों को। तो जो बच्चे शुरू से अंत तक, अभी तक मतलब क्लास में अभी अंत नहीं हुआ है, ठीक है, हाँ अभी तक क्लास में बने हुए थे तो काफी अच्छी बात है, आपने समझ लिया। अब फटाफट हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, क्वेश्चंस को देखते हैं। आप सभी तैयार हो जाइए आंसर करने के लिए। ओके, सभी तैयार है ना? चलिए देखते हैं। उसके पहले कुछ मोटिवेशन है आपके लिए। मोटिवेशन बोले तो जैसे आपके अंदर भी एक आना चाहिए कि नहीं भाई, आपसे और भी हमें मेहनत करना है। ठीक है, जिस कॉपी को आपने शुरू में उठाया था, जिसमें वो सारे नोट किए थे, उसी में ये भी नोट करेंगे। और ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखना है कि मैम विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। क्या बच्चों? कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तुरंत नोट करेंगे इसको। ओके, और इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ में हम लोग आगे प्रश्नों को करते हैं स्टार्ट। तो कैसा लगा आपको? तुरंत फटाफट बताइएगा। और एक चीज और बच्चों ना, प्रश्न स्टार्ट कर देंगे फिर हम भूल जाएंगे। सर हमें याद दिला रहे हैं कि इसी के साथ में अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए, जितने भी केवल बच्चे हैं इस क्लास में। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारी बच्चा पार्टी तैयार है पहला क्वेश्चन देखने के लिए। फटाफट। और अगर आप सभी चाहते हैं ना कि ऐसे ही क्लासेस हो, तो बस रेगुलर आप फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, समय पर आना शुरू कर दीजिए। ओके, चलिए फर्स्ट क्लास है तो आपने ये तो कर दिया होगा ना, दिख रहा है आपको? दिख रहा है, मैंने बड़ा बड़ा लिखा है वैसे तो, LIKE। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फटाफट आंसर करिएगा, मजा आएगी। मैं नाम भी लूंगी आप सभी का, ठीक है। लेकिन मैम इधर पहले में अभी हमें 3 ऑप्शन मिले हैं, 3 ही ऑप्शन मिले हैं, कोई बात नहीं, इसी में देख लेते हैं, हो सकता मिल जाए। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है,
ठीक है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण इसमें देखना है, पोल आपको मिल चुकी होगी, फटाफट बताना है। पहला ऑप्शन है विषधर, गंगाधर या गजानन, या फिर एक और कोई ऑप्शन में होगा, अभी देखते हैं। ओके, हाँ अभी देखते हैं कि भाई कौन सा होगा। अच्छा, तो मैम पूछा है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण है ना, बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या होगा इनमें। तो अगर हम लोग बात करें विषधर का अर्थ क्या होता है बच्चों, है ना, तो विष को धारण करने वाला क्या हो जाएगा, विष को धारण करने वाला। कौन होता है भैया जो विष को धारण करता है? आप बोलेंगे मैम सर्प होता है, सांप होता है ना, हाँ सर्प होता है यानी सांप होता है। ओके, तो मैम विष को धारण करने वाला अर्थात सांप, तो मैम तीसरा पद प्रधान हो गया, तो ये तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, है ना। अभी मैं देखूंगी कि कौन ये पहले आंसर कर रहा है, सर देखते रहेंगे, सर मुझे बताइएगा कि कौन पहले आंसर कर रहा है, ठीक है। गंगाधर, हाँ आदर्श सर आपको आज पोल कर रहे हैं, कौन? आदर्श सर, ठीक है, वो हमें बताएंगे कि जो है यहाँ पर सबसे पहले जवाब किसने दिया, लेकिन पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। अब आपने देखा मैम गंगाधर, तो गंगाधर का अर्थ मतलब यहाँ पर हम लोग कैसे बोलेंगे, गंगा को धारण करने वाले, अर्थात किसकी बात हो रही है, शिव जी की बात हो रही है। तो मैम यहाँ भी हमारा तीसरा पद निकल के आ गया, तीसरा पद आ गया, तो ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। फिर मैंने बोला गजानन, गज के समान आनन, यानी हाथी के समान मुख वाला। आनन का अर्थ क्या होता है, मुख, गज का अर्थ क्या होता है, हाथी, हाथी के समान मुख वाला अर्थात गणेश जी। ओके, तो आपने देखा कि मैम यहां भी तीसरा पद प्रधान हो रहा है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो विष को धारण करने वाला सर्प, बहुव्रीहि समास, गंगा को धारण करने वाले शिव जी, बहुव्रीहि समास, गजानन यानी गज के समान मुख वाले अर्थात गणेश जी, तीनों बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। तो सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके सर, एक बार मुझे बता दीजिएगा कि पहले जवाब किसने दिया था, कुछ बच्चों के नाम बताएंगे। हाँ, आदर्श पांडे, ठीक है, आदर्श पांडे, पूरा नाम नहीं लिखूंगी, सीमा, वेरी गुड, एंड सुनीता, तीन बच्चों के नाम। ओके, अच्छा एक और सोनम, ठीक है बच्चों, मजा आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि आज के क्लास में करने में, और आपको भी लगेगा कि नहीं मैं फटाफट आंसर, मैंने इन बच्चों के नाम लिखे हैं, फटाफट इन्होंने इस पहले जवाब दिया। ओके, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तैयार है अगले क्वेश्चन के लिए, देखा जाए। चलिए, तो अगला प्रश्न है हमारे सामने बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्या पूछा है कि मैम यहाँ पर है कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। अभी तो हम लोगों ने समझा था, इसलिए तो कह रहे थे कि बच्चों एक बार ध्यान से मतलब कान खोल के मन लगा करके सुन लीजिए, है ना। क्या है कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, इसमें आपको बताना है। क्या है, अधपका, अपना पराया, दशानन और दोपहर, है ना। अब बताना है मैम कर्मधारय में अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है कि इसमें विशेषता बताई जाती है, पहले पद में विशेषता बताई जाती है, ठीक है। और योजक चिन्ह मैम यहाँ पर तो हमें लगा हुआ मिल गया, तो योजक में तो आपने बताया था कि मैम जहां भी योजक मिल जाएगा तुरंत समझ जाएंगे कि द्वंद्व समास होगा। ओके, फिर दशानन में आपने अभी बताया 10 है आनंद जिसके, अर्थात किसकी बात हो रही है यहाँ पर, रावण की बात हो रही है, तीसरा पद प्रधान हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दोपहर में क्या हो जाएगा, दोपहर, है ना, दो पहरों का समाहार, यानी कि ये तो द्विगु समास हो जाएगा मैम। अब सारे ऑप्शन भी तो बताते चलेंगे, तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर अधपका। कर्मधारय समास का उदाहरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधपका। अधपका मतलब आधा पका हुआ, है ना बच्चों, कभी, हाँ आधा पका हुआ। मैं नाम भी लूंगी जो बच्चे पहले कर रहे हैं आंसर, ठीक है, अभी बताया जाएगा। आधा पका हुआ, कभी खाया भी होगा आम, है ना। अरुण ने सबसे पहले जवाब दिया है, और प्रज्ञा एंड प्रतिभा, ठीक है, वेरी गुड, हाँ अच्छी बात है।
समझ में आ गया? तो कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? आधा पका हुआ। विशेषता बताई जा रही है कि अभी आधा पका हुआ है ना। बाकी सारे उदाहरण आपको क्लियर हो गए, अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है, ठीक है। 68% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। वेरी गुड बच्चों, ठीक है। अभी देखिएगा, अभी और भी करेंगे आप, मजा आएगी आपको, ठीक है। 68% बच्चों ने सही जवाब दिया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसी तरीके से। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, भले ही हम लोग को समय लग जाए, लेकिन हम लोग चीजों को एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे, ओके। जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है, ताकि जितने भी ऑप्शन हो तो आपको भी क्लियर हो कि हाँ मैम ये ऐसे उदाहरण होगा। और जो बच्चे, जैसे जो हमारे ऐप के भी बच्चे शामिल हैं, उनको अलग से देखा जा रहा है, तो उसमें क्या है कि उनको भी तो सारी चीजें क्लियर होंगी, वो बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके, वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्योंकि हम लोग तो इसे काफी टाइम पहले ही पढ़ चुके थे बच्चों, ठीक है। द्विगु समास का उदाहरण चुनिए, चुनिए फटाफट। देखिए द्विगु समास का उदाहरण चुनना है मैम। और द्विगु समास में अभी हम लोगों ने देखा था कि जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, लेकिन मैम कोई तीसरा पद प्रधान नहीं होता है, तो वही हमारा द्विगु समास होता है ना। पहला आपने ऑप्शन देखा मैम, चौमासा, 4 माहों का समाहार, या हम कहें 4 मासों का समाहार, है ना। तो कोई तीसरा पद प्रधान नहीं हो रहा है, और संख्या भी बताई जा रही है 4, ठीक है। फिर उसके बाद नवरत्न, नवरत्नों का समूह, संख्या बताई जा रही है 9, कोई तीसरा पद प्रधान नहीं हो रहा है। नवरत्नों का समूह, कोई तीसरा पद प्रधान नहीं है। पंचवटी, 5 वटों का समूह, है ना, 5 वटों का समूह, यानी संख्या पता चल रही है मैम 5। कितनी संख्या पता चल रही है? 5, इसमें 9, इसमें 4, तो मैम संख्या पता चल रही है, लेकिन कोई तीसरा पद प्रधान नहीं हो रहा है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ये सभी द्विगु समास के उदाहरण हैं। कितने बच्चे इसका सही जवाब कर रहे हैं? 58% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। हाँ, दृष्टि, विनोद और सुनीता, इन 3 बच्चों के नाम इसमें लिए गए हैं। और आरुषि, मृदुल, शुभम, है ना, इन बच्चों के जिसके भी मैंने नाम लिए हैं फटाफट आंसर किया है। जिन बच्चों के नहीं भी लिए जा रहे हैं, कुछ परेशान होंगे, मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया, आएगा, ठीक है। सानिया राजपूत, एक लड़की का और नाम लिया है, ओके। चलिए मजा भी आएगी, अच्छा लगेगा आपको। फटाफट देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। सुख दुख में समास है। अच्छा, परीक्षा में आ जाएगा, फटाफट कैसे पहचानेंगे, तुरंत कैसे पहचानेंगे कि मैम इसमें समास ये होगा, कैसे पहचानेंगे? तुरंत योजक चिन्ह देखा, लेकिन बच्चों योजक चिन्ह तो देखना है, ठीक है, लेकिन इसको हमें सर्वोपरि नहीं मानना, मतलब इसी को सिर्फ लेकर के नहीं चलना है। योजक चिन्ह के साथ में हमें तुरंत विलोम शब्द देखना है। क्या देखना है बच्चों? विलोम शब्द। अगर हमें विलोम शब्द मिल रहा है तो वहां पर तुरंत हम लोग क्या बोलेंगे? विलोम शब्द देखिए, सुख दुख, संयोजक का लोप भी है, सुख और दुख। अब इसमें समास पूछा है तो क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास। अच्छा, अभी हम लोग ना इतने प्रश्नों को करने वाले हैं, ठीक है, अभी सही जवाब तो भाई पता चल गया। इतने प्रश्नों को करने वाले हैं, क्या हमारी आज की इस क्लास में बच्चों की संख्या बढ़ करके हम लोग लगभग 1000 हो पाएंगे? बिल्कुल होंगे, ऐसा दिख रहा है हमें, हो जाएगा, ठीक है। शेयर कर दीजिए पढ़ते पढ़ते साथ में। अच्छा, हाँ, सभी मित्रों के फोन से, माता पिता के फोन से, सबसे आप करके जो है आपस में क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं, ठीक है, सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। चलिए, और 1000 हो जाएंगे। फिर सर पूछेंगे मैम कितने बच्चे थे आपकी क्लास में आज, फिर हम भी अच्छे से बता पाएंगे कि सर अभी पहली शुरुआत में हम लोगों ने क्या किया है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ओके। चलिए, और उसके पहले तो आप जानते हैं कि कितने हैं, जब पिछले क्लासेस में पढ़ते थे बच्चों, ऐसे ही 18-20 हजार बच्चे एक साथ क्लास में आते थे, इतना अच्छा लगता था, मैं क्या बताऊं आप सभी को, ठीक है। अभी आप लोगों ने तो शुरू किया है पढ़ना, अब क्लासेस जब होंगी आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। चलिए, तो जब परीक्षा में आप देखेंगे ऐसा क्वेश्चन, योजक चिन्ह मिलेगा
ये जो योजक चिन्ह इसी को बोलते हैं बच्चों को। किसी बच्चों को अभी को पता ही ना हो कि मैम योजक योजक क्या बोल रहे हैं बार बार। ये योजक लगा हुआ दिख रहा है ना, योजक मिलेगा, उसके साथ में हमें क्या देखना है, विलोम शब्द मिलेगा तो द्वंद्व समास होगा। कितने बच्चे द्वंद्व समास कर रहे हैं आंसर? वेरी गुड, लगातार सारे ही बच्चे कर रहे हैं। अच्छा एक काम और करिए आप सभी, पता है क्या करिए, जो आप कमेंट्स कर रहे हैं ना उसी में आंसर लिखिए, आंसर पूरा पूरा लिखिए। ऐसे द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास ऐसे करेंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर द्वंद्व होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, चार राहों का समूह में समास है, आपको बताना है कौन सा समास है। चार मार्ग होगा बच्चों इसमें, है ना, कौन सा समास है वो तो अभी हम लोग देखेंगे, अभी आपको ही मिलेगा। ठीक है, चौराहा या चार राह या इनमें से कोई भी नहीं। तो चार राहों का समूह में कौन सा समास होगा, इसमें सही इसका समास कौन सा होगा ये पूछा है। ठीक है, तो चार मार्ग तो नहीं होगा बच्चों, चार राह भी नहीं होगा, सही जवाब हो जाएगा मैम चौराहा। ठीक है, चौराहा हो जाएगा। अच्छा लेकिन अगर मैं पूछ लूं कि बच्चों चौराहा तो हो जाएगा लेकिन चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा, तो एक बार कमेंट में ही लिख करके हमें बताइएगा कि मैम चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा, तब तक मैं बता देती हूँ। ओके, कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे, अरे चार ही तो हमें पढ़ने हैं, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। विशेषता बताई जाए कर्मधारय, विलोम शब्द आ जाए द्वंद्व, और तीसरा पद प्रधान हो जाए बहुव्रीहि, पहला पद संख्यावाची मिल जाए, तीसरा पद प्रधान ही ना हो, द्विगु समास, है ना। चलिए नेक्स्ट है, तो क्या हो जाएगा चौराहा, एंड ये क्या हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 6 नंबर देखते हैं। अच्छा उसमें मैंने बच्चों को कुछ नाम नहीं लिया ना, मैं भूल गई, कोई बात नहीं, अभी आगे प्रश्न है। ठीक है, आगे प्रश्न है, आप तैयार रहिए आंसर करने के लिए। अच्छा आपके सामने है कि लाभ हानि में कौन सा समास है। अगर इस तरीके के प्रश्न आ जाएं परीक्षा में आपको देर ही नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आपने तुरंत देखा मैम योजक चिन्ह लगा हुआ है, योजक के साथ में हमें सर्वप्रथम सबसे पहले क्या देखना है कि मैम विलोम शब्द आ गया है लाभ हानि, तुरंत बता देंगे द्वंद्व समास हो जाएगा, बिल्कुल देर नहीं लगनी चाहिए। और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं बच्चों, समझ गए। अगर पहली बार भी कर रहे हैं ध्यान से मन लगा करके सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको आज ही की क्लास में क्लियर हो जाएगा। ठीक, समास जब भी कभी और अन्य प्रश्न देखेंगे तो आपको लगेगा अंदर से एक रुचि होगी कि इसका उत्तर क्या होगा, है ना, इसका उत्तर क्या होगा, ऐसे करके। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शताब्दी में समास है। शताब्दी में कौन सा समास है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है या फिर द्विगु है, फटाफट बताइए। तो शताब्दी में बच्चों कौन सा समास होगा, कौन सा होगा। जैसे आपने देखा कि मैम शताब्दी को अगर हम लोग ऐसे बोलेंगे कि शताब्दी, है ना, इसमें हम लोग अगर कोई तीसरा पद प्रधान मतलब तीसरा पद निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो जब नहीं मिलेगा तो बहुव्रीहि होगा नहीं, विशेषता कोई बताई नहीं जा रही इसलिए कर्मधारय होगा नहीं। ठीक है, द्वंद्व कोई विलोम शब्द आया नहीं है ना, तो फिर क्या होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा। मैम संख्या पता चल रहा है शताब्दी, सत से संख्या पता चल रहा है, तो जब संख्या पता चल रही है तो कौन सा हो जाएगा भाई, द्विगु समास हो जाएगा, है ना। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है आप सभी को, बस ऐसे ही आप जैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। किसी बच्चे ने पूरा पूरा आंसर लिखा है, अरुण सैनी का मुझे दिखा है द्विगु समास, इसने ऐसे करके आंसर लिखा है, वेरी गुड। और सर क्या नाम बता रहे थे आप, हाँ दीपचंद, अनीश, और इन बच्चों का भी आया है। ठीक है, और वेरी गुड, सारे ही बच्चे ऐसे करके लिख रहे हैं द्विगु समास, द्विगु समास ऐसे लिखिए। ठीक है, तो अच्छा लगता है, तुरंत हाईलाइट हो जाता है, हाँ इस बच्चे ने फटाफट करके आंसर दिया, तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आप सभी के सामने क्या है, वेद पुराण में कौन सा समास है। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आज के बाद आपकी कि जब ये क्वेश्चन देखेंगे आप तुरंत परीक्षा में सही कर पाएंगे। वेद पुराण में कौन सा समास है बच्चों, आपने देखा कि मैम वे विलोम मिल गया, वेद पुराण, है ना, और मैम योजक भी मिल गया, तुरंत बता देंगे मैम द्विगु नहीं होगा, बहुव्रीहि नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्यों, बिल्कुल सही ना, द्वंद्व समास। अरे वाह, डी बच्चे आंसर कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे तो लिख करके कर रहे हैं, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल हम लोग प्रश्नों को करेंगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चर और अचर में कौन सा समास है, पढ़ के देखिए। चर और अचर, मैम यहाँ पर संयोजक आया है और, है ना, ये तो लिखा ही हमें मिल गया है संयोजक। अच्छा, कोई बच्चा कह रहा है कि मैम मैंने बैच ले रखा है, मुझे पीडीएफ नहीं मिली है। बच्चों उसमें ध्यान से देखिएगा, जो भी बच्चा कह रहा है, ठीक है, सारे ही पीडीएफ उसमें अपलोड है। बस एक बार थोड़ा सा आप उसमें समय दीजिएगा, मतलब देखने की कोशिश करिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे ही पीडीएफ उसमें क्या है, अपलोड है। चर और अचर में आपने देखा कि मैम संयोजक मिल गया और, तो जैसे ही और मिल जाएगा तो और से हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि मैम क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। इनको तुरंत हम लोग कट कर देंगे। तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा, हाँ, सूरज कुमार, मोहित पाल और पिंकी। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप सभी। कोई भी दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप सभी तैयार हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है, काफी अच्छा है कि दशानन का समास विग्रह है। हाँ, अब लग रहा है बच्चों संख्या देख करके कि आप सभी ने अपने मम्मी पापा के भी फोन से वीडियो को खोल के रख लिया है ना, क्लास को। और जिन्होंने अभी नहीं किया है ना, वो तुरंत कर लीजिए। दशानन का समास विग्रह पूछा है, जल्दी जल्दी एक बार करके बताइए आंसर क्या होगा। 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, या फिर 10 है मुख जिसके अर्थात विष्णु जी की बात हो रही है, या फिर 10 है आंखें जिसकी पार्वती जी की बात हो रही है, या 10 है वस्त्र जिसके। क्या होगा, दशानन, है ना। आनंद का अर्थ क्या होता है, मैंने अभी 2 बार उसके पहले भी बताया है आप सभी को। आनंद का ध्यान में रखिएगा, आनंद का अर्थ क्या होता है, मुख। ओके, तो दशानन, 10 है मुख जिसके, किसके थे 10 मुख, रावण के, है ना। सही जवाब हो जाएगा 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। देखिए इतना लंबा आंसर किसी बच्चे ने पूरा पूरा लिखा है क्या सर, अगर लिखिए कोई बच्चे बता दीजिएगा। वेरी गुड, है ना, राजू शर्मा। ओके, 10 है मुख जिसके रावण, सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल। ओके, हाँ। अच्छा एक चीज और बताएं, एक और बच्चा है दिवांश सिंह, ठीक है, उसका भी नाम लिया है मैंने, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं बोलूं बच्चों दशानन में कौन सा समास होगा, कौन सा समास होगा, तो आप बोलेंगे मैम बहुव्रीहि समास होगा। बहुत बच्चों को तो बहुव्रीहि लिखने में ही कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना, ऐसे लिखेंगे ना, बहुव्रीहि समास। ओके, चलिए अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर है, पंचपात्र में कौन सा समास है। पंचपात्र में क्या होगा मैम, इसको ऐसे लिखेंगे तो 5, है ना, पात्रों का समूह। क्या बोलेंगे, 5 पात्रों का समूह। कौन सा समास हो जाएगा भैया यहाँ पर, बताइए एक बार। क्या द्वंद्व होगा मैम, विलोम शब्द तो कोई आया नहीं है। क्या बहुव्रीहि होगा, पंचपात्र अर्थात कोई तीसरा पद तो निकल नहीं रहा है, बहुव्रीहि भी नहीं होगा, और कोई विशेषता भी नहीं बताई जा रही है, तो कर्मधारय भी नहीं होगा, लेकिन संख्या बताई जा रही है। पंच मतलब 5, है ना, तो संख्या बताई जा रही है, तो द्विगु समास हो जाएगा। बिल्कुल सही है ना, द्विगु समास हो जाएगा, वेरी गुड। हाँ, द्विगु समास। कुछ बच्चे तो पता नहीं क्या अफरा तफरी में अपना नाम लिख करके अगर नजर भी पड़ जाती है तो लेने का मन नहीं करता, है ना। कैसे कैसे नाम, बढ़िया साधारण सा कोई एक रख लीजिए, बिल्कुल, ताकि उसको ले भी सके, बोल भी सके, है ना। द्विगु समास हो जाएगा यहाँ पर, सही। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, सप्तऋषि का समास विग्रह होगा। सप्तऋषि का समास विग्रह क्या होगा बच्चों, ऋषियों का समाहार, 7 ऋषियों का समूह, या सप्ते धन ऐसे ऋषि करके, या 7 सिंधुओं का समूह। क्या हो जाएगा, सप्तऋषि का समास विग्रह क्या हो जाएगा। सप्त का अर्थ क्या होता है बच्चों, 7, है ना, संख्या पता चल रही है, तो द्विगु समास हो जाएगा मैम। लेकिन समास विग्रह पूछा है तो 7 ऋषियों का समूह।
ओके, सही जवाब क्या हो जाएगा मैम, दूसरा हो जाएगा, 7 ऋषियों का समूह। और इसमें अगर समास की बात करें तो वो तो मैम अभी आपने बताया ही कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ओके, द्विगु समास हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन भी नहीं है कोई भी। तो फिर आगे बढ़ते हैं। हर्ष विषाद में समास है। जब ऐसा प्रश्न आएगा, मैंने आपको बताया, तुरंत देखेंगे, तुरंत आंसर करेंगे। कैसे करेंगे, योजक चिन्ह विलोम शब्द मिल गया। किसमें होता है विलोम शब्द, किसमें मिलते हैं, द्वंद्व समास में। आज रात में सो भी जाएंगे तब भी आपको लगेगा कि द्वंद्व द्विगु है ना, सुन सुन करके आपके माइंड में सेट हो जाएगा। देखिए, हर्ष विषाद में समास यहाँ पर क्या होगा, विलोम, हाँ विलोम शब्द। और पूरी क्लास को जरूर देखिएगा बच्चों, ठीक है, पूरी क्लास को देखेंगे तभी आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर होगी। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, हर्ष विषाद में कौन सा समास होगा, यहाँ पर हर्ष विषाद में बच्चों विलोम शब्द आया है ना, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमार्जुन। भीमार्जुन में कौन सा समास है, एक बार फटाफट आंसर दीजिए, देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे सही कर पाते हैं। भीमार्जुन में कौन सा समास होगा, ठीक है बच्चों, तोड़ के लिखेंगे जब इसको हम लोग, तो कैसे होगा, भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन, है ना। तो मैम संयोजक आ गया, और जब तोड़ के ऐसे लिखेंगे इसको तो कैसे आ जाएगा, भीम और अर्जुन, यानी संयोजक आ गया। तो जब भी संयोजक आ जाएगा हम लोग तुरंत पहचान लेंगे कि द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, द्वंद्व समास हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड, है ना, द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चारपाई में कौन सा समास होगा, चारपाई, हाँ अच्छा, जो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था वो प्रिंस का सबसे पहले सही था। ओके, प्रिंस, वेरी गुड, बहुत सही। चलिए अब इसका जवाब दीजिए फटाफट एक बार। चारपाई में कौन सा समास है बच्चों, तो चार है पांव जिसके, ऐसे तो बोलेंगे, सॉरी जिसके, हम तो तीसरा पद प्रधान होगा, तीसरा कोई हो ही नहीं रहा मैम, कोई हो ही नहीं रहा, तो बहुव्रीहि तो होगा नहीं। चार पाई है ना, चार पांव वाली, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं ना। तो ऐसे करके कि मैम इसमें हमें संख्या पता चल रही है ना, विशेषता तो पता नहीं चल रही, द्वंद्व तो होगा नहीं, तो इसी तरीके से हम लोग बोलेंगे कि मैम चार, संख्या पता चल रही है, तो साधारण सा द्विगु समास हो जाएगा, कभी गलती नहीं करेंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दाल रोटी में कौन सा समास है। अभी दाल रोटी खाए भी होंगे आप, है ना, तो दाल रोटी में कौन सा समास है बच्चों, विलोम शब्द मिला, योजक चिन्ह दिख गया, दोनों पद प्रधान भी दिख रहे हैं, है ना, दोनों पद प्रधान दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा मैम, कर्मधारय तो होगा नहीं, फिर बहुव्रीहि भी नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा, द्वंद्व हो जाएगा, सिंपल, है ना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये पिछले ईयर में, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, है ना। जब आप पेपर्स को उठाकर देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो ये ऐसा प्रश्न है कि जो आया हुआ है, चरण कमल में समास है, तो क्या है कि कमल के समान चरण, यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। तो जब मैम विशेषता बताई जाएगी तो द्विगु नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, कोई तीसरा पद नहीं निकल के आ रहा है, इसलिए हम लोग बहुव्रीहि नहीं बोल करके क्या बोलेंगे कि चरण कमल में कौन सा समास होगा, कर्मधारय, यानी कि कमल के समान चरण, क्या हो जाएगा बच्चों, कमल के समान चरण, ठीक है, ऐसे करके। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न का जवाब, वेरी गुड, लगातार बच्चे लिख करके आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, त्रिवेणी में कौन सा समास होगा। तो त्रिवेणी में कौन सा समास होगा बच्चों, त्रि से आपको पता चल रहा है कि मैम क्या हो जाएगा, तीन, है ना। और यहाँ पर वेणी का अर्थ क्या होता है, नदियां, यानी तीन नदियों का समाहार, तो कौन सा हो जाएगा समास, तीन नदियों का समाहार। संख्या बताई जा रही है, संख्या बताई जा रही है, तो कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। क्यों बच्चों,
है ना, द्विगु समास हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर द्विगु समास। मोस्टली बच्चे कर रहे हैं आंसर, वेरी गुड। अब फटाफट अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राम कृष्ण में कौन सा समास है? तुरंत पहचान लिया आप कि मैम संख्या नहीं बताई जा रही, द्विगु नहीं होगा, कोई तीसरा पद प्रधान नहीं है, बहुव्रीहि नहीं होगा, विशेषता भी नहीं बताई जा रही, इसलिए कर्मधारय भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर विलोम शब्द ऐसे बोलेंगे राम और कृष्ण। बोल के देखिए, राम और कृष्ण संयोजक आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जा रहा है, हो जाएगा। ठीक है, उत्कर्ष कुमार ने सबसे पहले आंसर दिया है। हाँ, और क्या सर? किशोरी ओझा। ठीक है, तो वेरी गुड, इन बच्चों का सबसे पहले तेज जवाब आया है, बिल्कुल वेरी गुड। ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप सभी तैयार रहिएगा भाई। क्या है? सप्ताह में कौन सा समास है? और जो बच्चे ना पढ़ने वाले हैं वही अंत तक दिखेंगे, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है एक मतलब समय अपना लेकर के ऐसे बैठना, लगातार उसको थोड़ी देर तक पढ़ना, सबके बस की बात नहीं होती है ना। तो जो मेहनत करने वाले होंगे वो अंत तक रुकेंगे। अगर 4 बच्चे भी मन लगा करके हमारी इस क्लास को देख रहे हैं तो हमें उसमें संतुष्टि होती है। ठीक है, उसमें संतुष्टि होती है कि कुछ बच्चों का फायदा हो रहा है, बच्चों का भला हो रहा है। ओके, तो समय की वैल्यू को समझिए। क्या है? सप्ताह में कौन सा समास है बच्चों, बताना है। कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व या फिर द्विगु, है ना। तो क्या होगा मैम? सप्ताह, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? 7 दिनों के समूह को तो ही सप्ताह बोलते हैं। तो संख्या पता चल रही है ना, संख्या पता चल रही है, तो संख्या पता चल रही है 7, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, है ना, द्विगु समास हो जाएगा, कोई भी समस्या नहीं है। कैसे पहचानेंगे आप? सप्ताह का मैम अर्थ ऐसे जब हम लोग इसको विग्रह करेंगे, तोड़ के लिखेंगे, आएगा 7 दिनों का समूह, है ना। संख्या आ गई, द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि आपने बताया है कि जिसमें हमें संख्या पता चलेगी, तीसरा पद प्रधान नहीं होगा, वहां पर द्विगु समास हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरलीधर में कौन सा समास है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं, है ना। सही जवाब करते हैं, मुरलीधर में कौन सा समास है? यहां पर बताना है आपको। मुरली को धारण करने वाले, अर्थात तीसरा पद प्रधान हो रहा है मैम यहां पर। मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, है ना। तो इस कारण मैम यहाँ पर द्विगु नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा, बल्कि बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम लोग यहाँ बोलेंगे मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले अर्थात तीसरा पद श्री कृष्ण। ओके, तो इसलिए मैम बहुव्रीहि समास हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब कर रहे हैं। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चे कर रहे हैं। आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिरंगा में कौन सा समास है? 3 रंगों का समाहार, ऐसे बोलेंगे ना। हाँ, तिरंगा में कौन सा समास है? तो यहां पर हम लोग देखेंगे भाई, तिरंगा 3 रंगों का समाहार, क्या बोलेंगे? 3 रंगों का समाहार। तो मैम यहां पर हमें पता चल रहा है संख्या का, है ना, संख्या का पता चल रहा है, इस कारण यहाँ क्या होगा भाई? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा सही जवाब। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि इतने सारे कर लिए हैं आपने क्वेश्चंस, इतने सारे कर लिए हैं तो समझ में आ रहा है। अच्छा, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अब भटकेंगे बच्चे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे बच्चे, है ना। क्या है? पीतांबर में कौन सा समास है? मान लीजिए आपकी परीक्षा में आ गया, कैसे करेंगे आप? पीतांबर, है ना, पीले हैं। अंबर का अर्थ क्या होता है जानते हैं बच्चे? यहाँ पर अंबर का अर्थ क्या बोलेंगे? वस्त्र, यानी पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके पीले वस्त्र हैं भाई? या तो विष्णु भगवान के होते हैं या तो फिर श्री कृष्ण के होते हैं। तो पीले हैं वस्त्र जिसके, किसकी बात हो रही है बच्चों? श्री कृष्ण, है ना। तीसरा पद प्रधान हो रहा है,
तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि मैम तीसरा पद प्रधान हो रहा है, इस कारण यहाँ क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो पीतांबर में कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि तीसरा पद प्रधान हो रहा है। और अगर हम लोग बोले कि यहाँ कर्मधारय ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऐसे करके अगर बोलेंगे कि पीतांबर में, ऐसे बोलेंगे पीले हैं, मतलब पीले हैं वस्त्र, यानी विशेषता बताई जा रही है। तो अगर ऑप्शन में कर्मधारय होता तो एक मिलेगा आपको, या मान लीजिए दोनों मिल जाते हैं तो आप मोस्टली किसको बोलेंगे, तीसरा पद प्रधान हो रहा है इसलिए बहुव्रीहि समास होगा। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको। ओके, ऐसे करके समझेंगे। 71% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। वेरी गुड। और ये क्वेश्चन जानते हैं आप, 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया था बच्चों। ये क्वेश्चन 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया था। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझ गए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होगा। मृगलोचन में कौन सा समास है। मृग का अर्थ जानते हैं क्या होता है, मृग है ना, इसका अर्थ होता है बच्चों हिरन। ठीक है, क्या होता है, हिरन। मृगलोचन में कौन सा समास है, यानी मृग के समान क्या, लोचन यानी आंखें, है ना। तो यहां पर भाई बताया जा रहा है कि विशेषता बताई जा रही है कि उसकी आंखें कैसी हैं, मृग के समान। तो जब विशेषता बताई जा रही है मैम, तब तो फिर तो कर्मधारय हो जाएगा, है ना। तो मृगलोचन में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है कि मृग के समान लोचन, ऐसे करके, है ना। लोचन का अर्थ क्या होता है, नेत्र, आंख। द्वंद्व समास का उदाहरण है, आपको बताना है। अब एक बार फटाफट इसमें बताइए, द्वंद्व समास का उदाहरण क्या होगा इसमें, है ना। एक अच्छा सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। द्वंद्व समास का उदाहरण होगा त्रिकोण। त्रिकोण तो नहीं होगा मैम, है ना, त्रिकोण तो नहीं होगा क्योंकि इसमें संख्या का पता चल रहा है। तो जब संख्या पता चल रहा है तो ये तो मैम द्विगु हो जाएगा, है ना। यहां पर वाला लगाएंगे, ऐसे द्विगु हो जाएगा। द्वंद्व पूछा है, इसमें विलोम भी मिल गया, यानी संयोजक हमारा छिपा हुआ है, और है ना, और विलोम शब्द भी मिल गया। तो विलोम मिल गया तो ये हो जाएगा द्वंद्व का उदाहरण, ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व का उदाहरण। पीतांबर तो अभी हम लोगों ने देखा था, ये तो बहुव्रीहि समास हो गया, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो भाई द्वंद्व समास का उदाहरण क्या होगा, आना जाना। क्या आपने देखा कि मैम योजक मिला, और सबसे मेन बात कि विलोम शब्द मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देखते हैं। कमल नयन में कौन सा समास है, कमल नयन, कमल के समान नयन, है ना। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा भाई कमल नयन में, जल्दी जल्दी बताइए। द्विगु नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा मैम, कमल के समान नयन, यानी विशेषता बताई जा रही है। क्या बताया जा रहा है, विशेषता बताई जा रही है, इस कारण यहाँ क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कोई तीसरा पद प्रधान नहीं हो रहा है इसलिए बहुव्रीहि नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो जहां पर जिसमें पहले पद की विशेषता बताई जाए वहां कर्मधारय समास होगा। समझ में आ गई इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरे वाह, अच्छा सा क्वेश्चन आया है, थोड़ा आप माइंड लगाएंगे। क्या कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, अब आपको पहचानना है। चौराहा, है ना, चार राहों का समूह। मैम इसमें संख्या पता चल रही है, संख्या पता चल रही है, तो इसलिए ये तो हो जाएगा द्विगु, है ना, ये द्विगु हो जाएगा, तो ये कर्मधारय का तो है नहीं। माता पिता, ये तो हो जाएगा मैम द्वंद्व का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, द्वंद्व का हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। कर्मधारय हमें बताना है ना। पंचवटी, इसमें 5 संख्या का पता चल रहा है, तो ये तो मैम ये भी द्विगु हो जाएगा। अब आपको पता भी तो होना चाहिए। महाराजा, महान है जो राजा, महाराजा क्या हो जाएगा, महान है जो राजा। विशेषता बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है बच्चों, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर कर्मधारय समास महाराजा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चौराहा द्विगु समास है, माता पिता द्वंद्व समास है, पंचवटी भी आपका द्विगु समास है।
तो महाराजा कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। और यही तो बताया। अच्छा, अब सोचिए कि इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको कैसे और मिल सकता है ना? तो ऑप्शंस जो भी हैं उनको भी आपको एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है कि बच्चों ऐसे ऐसे ये होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला देखते हैं कि क्या होगा। वीणा पाणी में कौन सा समास है आपको बताना है। वीणा, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पता है रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, परीक्षा में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। वीणा पाणी में कौन सा समास है ना? तो इसमें होगा कि कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर द्विगु। देखिए बच्चों, संख्या कोई पता नहीं चल रही इसलिए द्विगु को तुरंत कट कर देंगे। परीक्षा में द्वंद्व भी कट कर देंगे क्योंकि कोई मैम विलोम शब्द नहीं पता चल रहा है। विशेषता भी कोई नहीं बताई जा रही इसलिए कर्मधारय भी कट कर देंगे। बहुव्रीहि समास पूरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैम? क्योंकि जब इसको तोड़ करके लिखेंगे ना बच्चों, कैसे करेंगे? वीणा पाणी, वीणा को धारण करने वाली, अर्थात किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? सरस्वती जी की, है ना? सरस्वती जी की बात हो रही है भाई। वीणा को धारण करने वाली अर्थात सरस्वती जी। तीसरा पद प्रधान हो रहा है। सुनीता ने काफी अच्छा आंसर दिया है, सबसे पहले दिया है, इसीलिए सर ने बताया, इसलिए मैंने उसका नाम लिया है। ठीक है, अरुण सैनी भी पूरा बहुव्रीहि समास लिख रहा है, वेरी गुड। अजय सिंह बहुव्रीहि समास। नींद आ रही? नींद ना आए भाई, है ना, नींद ना आए। वैसे भी अभी हम लोग के क्वेश्चंस होने ही वाले हैं। ओके, दीपिका रावत, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सरस्वती। तो मैम तीसरा पद प्रधान हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं बस। गंगा यमुना का समास विग्रह है। समास विग्रह क्या हो जाएगा मैम? जब योजक चिन्ह दिखा तो यहाँ पर आपने बताया था कि संयोजक, बस कोई एक बच्चा था ना, उसको भगाने के लिए कि मतलब क्या है कि और तथा इसका क्या होगा? लोप होगा। इसलिए मैम जब विग्रह करेंगे तो और आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा गंगा और यमुना, है ना, गंगा और यमुना। अच्छा बताएं, कुछ बच्चे ना ऐसे मान लेते हैं कि भाई हमें हिंदी इंग्लिश ये सब्जेक्ट तो हम बाद में भी पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आप सोचिए कि समय रहते अगर आप थोड़े थोड़े टॉपिक को कवर करते जाएं तो कितना अच्छा होगा आपके लिए, है ना। समय रहते आप चीजों की वैल्यू को समझ लें तो कितना अच्छा होगा आपके लिए। तो भाई आपको सारे सब्जेक्ट पर फोकस करना है, तभी तो आप एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे। गंगा और यमुना हो जाएगा। आज की क्लास का ये लास्ट सवाल है ना, अंतिम प्रश्न है, उसके बाद जाइएगा नहीं, आपको एक जानकारी भी दूंगी मैं, है ना, एक गिफ्ट है आप सभी के लिए, एक गिफ्ट है, उसके बाद जाइएगा नहीं बस। लेकिन लास्ट ये प्रश्न है, क्या है कि एक दंत में कौन सा समास है? बताइए एक बार, फटाफट जवाब दीजिए, मैं देखूंगी फिर ये भी देखूंगी कि भाई किसने जल्दी से जवाब दिया है इसका। एक दंत में कौन सा समास है? ठीक है, तो भाई कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर द्विगु। मैम अच्छा देखिए, द्वंद्व तो बच्चे तुरंत कट कर देंगे क्योंकि मैम विलोम शब्द नहीं आ रहा, विशेषता भी नहीं बताई जा रही है, बस दो में बच्चे कंफ्यूज होंगे, दो में कंफ्यूज होंगे, परीक्षा में भी यही गलती करेंगे, या तो वो द्विगु बताएंगे या तो बहुव्रीहि बताएंगे। अच्छा द्विगु क्यों बताएंगे? क्योंकि उनको एक दिख गया होगा, मैम संख्या पता चल रही है, नंबर पता चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर आप द्विगु लगाएंगे ना परीक्षा में तो गलत कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि बच्चों पहला पद संख्यावाची तो हो। हाँ, जो बच्चे द्विगु कर रहे हैं ना, उसमें सर ने बताया कि सारे बच्चे द्विगु कर रहे हैं, तो जो बच्चे द्विगु कर रहे हैं वो कान खोल के इस बात को सुन ले कि द्विगु क्यों नहीं होगा, है ना। सुनिए, एक दंत संख्या का तो पता चला, लेकिन इसको बोल के देखिए, एक, इसको मैं ऐसे लिख करके अच्छे से बताऊंगी, एक है दांत जिसके, या एक है दंत जिसके, है ना, जो भी आप बोले। एक तो किसके है, किसकी बात होती है, मतलब किसको हम लोग बोलते हैं? गणेश जी, है ना, गणेश जी हो जाएगा। तो मैम तीसरा पद यहाँ प्रधान हो रहा है कि एक है दंत जिसके, अर्थात गणेश जी।
तीसरा पद प्रधान हो रहा है, इसी वजह से कौन सा हो जाएगा भाई, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो जो बच्चे दिगु कर रहे हैं वो अपनी गलती को सुधार ले, परीक्षा में ये मिस्टेक नहीं करेंगे। संख्या देखेंगे, अगर तीसरा पद प्रधान हो रहा है तो बहुव्रीहि हो जाएगा, तीसरा पद प्रधान नहीं हो रहा है तो दिगु हो जाएगा। सिंपल सी बात। कितने सारे उदाहरण भी तो हम लोगों ने देखे हैं, है ना। आगे गलती नहीं करेंगे। आई होप कि आप सभी गलती नहीं करेंगे। इसके साथ में आज की क्लास में हम लोगों ने किए हैं टोटल कितने प्रश्नों को, 30 प्रश्नों को। और आपने सही भी तो किया है, मतलब आपने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट भी तो समझा था। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे क्लास ओवर होने के बाद में कि मैम आज की क्लास में कितने प्रश्नों को हमने सही किया है, हमारी आज की क्लास कैसी लगी है, क्या हमने पहली बार पढ़ा तो हमें समझ में आया, ये सारी ही चीज़ें बताइएगा। ओके, सारी चीज़ें लिख करके बताइएगा। और क्या आप चाहते हैं कि ऐसी और क्लासेस हों आगे, और भी हम लोग नए टॉपिक को पढ़े, है ना। अगर आप चाहते हैं तो एक बार हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। हाँ, अब गिफ्ट ये है आपके लिए कि आपका ये जो ऑफर है ना बच्चों, ये बढ़ गया है, इसका टाइम बढ़ गया है ना। ये बच्चे चाह रहे थे तो इसका भाई टाइम बढ़ गया है, 1 अगस्त तक हो गया है, ठीक है। और जिसमें आपको इसमें क्या है बच्चों, शक्ति 2.0 बैच, जिसमें 1 अगस्त से हिंदी इंग्लिश के स्टार्टिंग से ही, मतलब स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर से, पहले चैप्टर से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और आप जानते हैं कि जिसमें हम लोग ऐसे क्लासेस करते हैं, मैं आपको बता दूं कि जैसे हिंदी में भी हम लोग करते हैं तो सारे ही चैप्टर के, जैसे गद्यांश, पद्यांश, पाठ का सार, अनिवार्य संस्कृत, है ना, उसमें गद्यांश या श्लोक का अर्थ कैसे लिखते हैं, या फिर जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं उनको भी करते हैं, मतलब सारी ही चीजें कवर करते हैं। ओके, तो आपको मेन ये बताना था कि भाई ये 1 अगस्त तक ये ऑफर हो गया है, ठीक है। ऑफर हो गया मतलब इसका टाइम जो है बढ़ा दिया गया है। तो आप सभी इसको क्या कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। कांटेक्ट में एक बार नंबर पढ़ के आपको बता देती हूँ कि क्या है, 8090282032 पर आप संपर्क कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और कैसे आपको करना है भाई, है ना, किस तरीके से लेना है, कि कुछ बच्चों को समस्याएं होती हैं, उनके लिए है कि सबसे पहले आपको ऐप को डाउनलोड करना है, फिर क्या करना है बच्चों, रजिस्टर करना है, जिसमें शक्ति 2.0 बैच आपको दिखेगा। फिर उसमें बाय नाउ पे क्लिक करना है आपको, एंड फिर आपको एक स्कैन, ये QR कोड मिल दिखेगा, जो कि कैसे होगा, देखिए इस तरीके से कि आपको ये ओपन, मतलब आपका ये खुलेगा, ठीक है। इसमें आपको ये सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको बाय नाउ पर क्या करना है, क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपको एक QR कोड मिलेगा यहाँ पर, है ना, जिसमें आपको क्या करना है बच्चों, स्कैन करना है। ओके, एंड उसके बाद क्या करना है कि आप उसमें ऐड हो जाएंगे, फिर सारी ही चीजें आपको अच्छे से प्रॉपर क्लासेस भी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अपनी क्लास को हम लोग करते हैं यहाँ पर समाप्त। आपको कैसी लगी है क्लास, ठीक है, कैसी लगी है क्लास ये भी बताइएगा। प्लस जाते जाते जिसने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। और भी क्या आप क्लासेस चाहते हैं तो मुझे ये भी बताइएगा, ठीक है। और भी अगर आप ऐसी ही क्लासेस चाहते हैं तो मुझे ये भी लिख करके बताइएगा। और बस ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। अच्छा, कुछ बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं एक बार उनका ये देख लेती हूँ। ओके, तो अगर आपको लगता है फटाफट एक बार क्या, हाँ बिल्कुल, जैसे क्लासेस की हैं और भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे बच्चों। आज तो अच्छा लगा ही है, हाँ वो तो बिल्कुल अच्छी बात है कि आज तो क्लास करके मजा आया है भाई। मैम आज मेरा एक बार भी नाम नहीं लिया है, स्तुति पांडे, ठीक है, मैंने अब ले लिया है आपका नाम। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स कर रही थी, जवाब दे रही थी तो वेरी गुड, ठीक है, वो तो आप जानती होंगी, मैंने तब देखा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैंने आपका नाम लिया है, स्तुति पांडे। ओके, हाँ कोई बच्चा कह रहा है मैम ऐप पर ऑल सब्जेक्ट शुरू से चलेगा, बिल्कुल सारा ही कवर किया जाएगा, ठीक है। एक से आपको हिंदी,
इंग्लिश, सोशल साइंस की क्लासेस भी स्टार्टिंग से मिलेंगी, और बाकी मैथ साइंस के लिए भी सर ने आपको बता रखा है बच्चों, ठीक है। इंग्लिश की भी क्लासेस होंगी, बिल्कुल होंगी। चलिए, और अगर आप सभी को कुछ भी लगता है तो फटाफट एक बार। हिमांशु यादव, मैं नया हूँ। चलिए, नए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कब क्लासेस होती है, 7 बजे डेली क्लास में आइए, ठीक है। नए हैं तो आप पुराने बन जाइए। आप हिमांशु, मैंने क्या नाम लिया था। तो चलिए फिर अपनी क्लास को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, बताइएगा कि कैसी लगी है आज की ये क्लास, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।